नमस्कार। मैं ऋचा जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारी आज की विरसा इंडिया की कथक क्लास में। जैसा कि आप में से कुछ बच्चे जानते होंगे कि कथक हमारे भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक प्रमुख नृत्य है और ये नृत्य नॉर्दर्न इंडिया से उपजा हुआ माना जाता है। वैसे तो कथक का जन्म हंडिया गांव उत्तर प्रदेश से हुआ, लेकिन ये और पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया में भी फैला। जहाँ तक इसके ओरिजिन का सवाल है तो कथक निकला शब्द कथा से। अब कथा का क्या मतलब होता है? कथा का मतलब होता है स्टोरी। तो पुराने समय में रामायण, महाभारत और पुराणों में से कथाएं ली जाती थी और जो हमारे कथावाचक होते थे या स्टोरी टेलर्स होते थे वो इन कहानियों को पहले कहते थे, फिर गाते थे और फिर उनके ऊपर नृत्य करते थे। इस तरह से कथक का जन्म हुआ और उस समय केवल मेल डांसर्स मतलब केवल पुरुष नृत्य करते थे। जब हम बात करते हैं तकरीबन 13वीं शताब्दी के आसपास, तो उस टाइम भारत में मुगल शासकों का आना हुआ और इस वजह से जो हमारा कथक मंदिरों में किया जाता था वो अब मुगल शासकों के दरबारों में किया जाने लगा। काफ़ी सारी चेंजेस आई कथक में। पहले कहानियाँ कही जाती थी और अब उनके साथ साथ बहुत खूबसूरत चीज़ें कथक में ऐड हुई, जैसे नमस्कार, सलामी, ठाठ, आमद, तोड़े, टुकड़े, तत्कार, ठुमरी, गज़ल। ये सारी चीज़ें मुगल काल की देन हैं। आपको जान के बहुत अच्छा भी लगेगा कि चक्कर जो कथक में काटे जाते हैं ये सूफी डर्विशेस से इंस्पायर्ड हैं। तो कथक का दायरा बड़ा और बढ़ता गया। मुगल शासकों ने भी इस नृत्य कला को बहुत प्रोत्साहन दिया और बढ़ावा दिया। उसके बाद आते हैं हम हमारे ब्रिटिश काल में। ब्रिटिश काल में सभी कलाओं के लिए, सभी भारतीय कलाओं के लिए थोड़ा सा सेटबैक रहा, क्योंकि ब्रिटिश रूल था, इसीलिए हमारी कलाओं को थोड़ा सा पीछे जाना पड़ा। लेकिन फिर भी जब हमारा भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो कथक को पुनः अपना खोया हुआ रिस्पेक्ट और डिग्निटी प्राप्त हुआ। आज हमारा कथक एक बहुत विस्तार क्लासिकल डांस फॉर्म है, शास्त्रीय नृत्य है और इसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। इसमें हर तरह के एक्सपेरिमेंटेशंस किए जाते हैं कॉस्ट्यूम्स के साथ, और हमारे जो कथक में नाची जाने वाली आइटम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें नाची जाती हैं। यहाँ तक कि कथक पहले सिर्फ एकल नृत्य हुआ करता था, मतलब एक सोलो डांस फॉर्म, लेकिन आज के दौर में कथक को डांस बैले फॉर्म में या डांस ड्रामा फॉर्म में भी किया जाता है। तो कथक की बढ़ोतरी हुई, जैसे कह लीजिए कि कथा वाचन परंपरा रही हमारी गंगोत्री, और वहाँ से निकलते निकलते और इन्हीं सब युगों से पास होते होते हमारी गंगोत्री से हमारी बन गई ये बहुत गहरी और बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ी गंगा, जो है आज हमारा आज का कथक। तो आइए बच्चों, आपको कथक की चंद चीज़ों से आज मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ। सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि कथक में जो कॉस्ट्यूम पहनी जाती है या जो वेशभूषा जिसे कहा जाता है वो 2 तरह की होती है। पहली जो आज हमने पहनी है जो है लहंगा, चोली और दुपट्टा, और कई डांसर्स, फीमेल डांसर्स की बात करें तो वो पहनती हैं साड़ी। जो मेल डांसर्स हैं उनकी कॉस्ट्यूम्स जो होती हैं वो रहती हैं धोती कुर्ता या फिर कुर्ता पजामा और पटका अर्थात एक अंग वस्त्र। जब हम मुगल काल की कॉस्ट्यूम्स की बात करते हैं
तो उस समय जो कॉस्ट्यूम होती थी वो होती थी अंगरखे के रूप में। शायद आप लोगों ने कभी अंगरखे की फोटो ज़रूर देखी होगी। इट इज़ अ लॉन्ग स्कर्ट, एक लॉन्ग स्कर्ट होती है जिसमें दुपट्टा पहना जाता है और साथ साथ में टोपी लगाई जाती थी, विच वॉज अ वे ऑफ शोइंग रिस्पेक्ट टू द किंग। तो इस तरह से हमारी कथक की कॉस्ट्यूम्स रही। और ज्वेलरी जैसा कि आप देख सकते हैं हमने पहनी है, हमारे चूड़ियाँ हैं, मांग टीका है, इयररिंग्स हैं और गले में हमने नेक पीस पहना है और पैर में हमने पहने हैं घुंघरू। तो इस तरह से होती है हमारी कथक की कॉस्ट्यूम। तो अब चलते हैं कथक की चंद चीज़ों से हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। सबसे पहले तो हमारे लिए जानना ये ज़रूरी है कि कथक बाकी अन्य मुख्य जो बाकी के हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं उनसे भिन्न कैसे है या अलग कैसे है। तो सर्वप्रथम कथक को पहचानने का तरीका है कि कथक में हमेशा हम सीधे खड़े रहते हैं, कभी हमारे पैर या घुटने झुके नहीं होते। कथक में बेंड्स घुटनों से कभी नहीं लिया जाता, हम सीधे खड़े होकर नृत्य करते हैं। पहली पहचान। दूसरी पहचान है कि कथक मात्र एक डांस फॉर्म है जिसमें चक्कर लिए जाते हैं या जिन्हें भ्रमरी भी बोला जाता है। और तीसरा हमारा बहुत खूबसूरत सेगमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं तत्कार या इंग्लिश में कहें तो फुटवर्क। तो और डांसेस में भी, और क्लासिकल डांसेस में भी या फोक डांसेस में भी घुंघरू पहने जाते हैं और पैरों का काम तो होता ही है, लेकिन कथक में ये इसीलिए खूबसूरत है क्योंकि हमारे जो घुंघरू हैं वो हमारे साज की तरह काम करते हैं। एक सेपरेट सेगमेंट होता है जिसमें हम रिदमिक पैटर्न्स से, रिदम से खेलते हैं और अपने घुंघरुओं से वो अलग अलग साउंड पैटर्न्स निकालते हैं। तो जैसे आप ड्राइंग करते हैं ना बच्चों, जैसे आप ड्राइंग करते हैं, जब आप ड्राइंग करते हैं तो आप उसमें अलग अलग पैटर्न्स बनाते हैं, वैसे ही जब हम अपनी तत्कार करते हैं तो उसी तरह के अलग अलग पैटर्न्स अपनी क्रिएटिविटी से हम अपने ऑडियंस के सामने रखते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं कथक की कुछ चीज़ें। सर्वप्रथम आपको बताते हैं हमारी तत्कार। ठीक है, तत्कार जैसा मैंने मेंशन किया ये है फुटवर्क जिसमें मुख्य तौर पर सिर्फ पैरों से काम किया जाता है। हमारी जो सबसे इम्पॉर्टेंट ताल है कथक में वो है 3 ताल जो है 16 मात्रा की। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे कि ये 16 मात्रा क्या होती है, तो हम आपको बहुत सिंपल सा उदाहरण देते हैं। अगर आपके पास एक माला है जिसमें 16 मोती हैं, तो आप उसे गिनना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 करके 16 तक आएंगे और 16 के बाद कौन सा नंबर का मोती आया, वापस 1। इसी तरह के 16 मात्राएं हमने पिरो दी और उसे कहा 3 ताल। और जब हम 16 मात्रा की इस साइकिल को कंप्लीट करते हैं तो इसे आवर्तन कहते हैं, और जब वापस पहली मात्रा पर आते हैं तो उसे कहा जाता है सम। तो आज मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगी हमारी तत्कार जो हम 16 मात्रा अपने पैर से करेंगे। हाथ हमेशा हम लोग इस तरह से रखते हैं, हमारे एल्बोज तत्कार करते टाइम स्पेशली, या हाथ इस तरह से रहता है। ठीक है, तो जब हम हाथ इस तरह से बांधते हैं तत्कार के लिए तो हमारे एल्बोज जो रहते हैं वो नीचे नहीं रहेंगे, वो ऊपर रहेंगे, और हमारी जो बैकबोन रहती है वो स्ट्रेट रहती है, कभी भी ऐसे नहीं, सीधी रहती है। तो आपको मैं डेमोन्स्ट्रेट करती हूँ कि हम 16 मात्रा की तत्कार जो बेसिक हमारी 3 ताल की तत्कार है उसे पैर से कैसे किया जाता है। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। तो ये रही हमारी 16 गिनती की तत्कार। और आप जानते हैं कि इसके भी होते हैं चंद बोल। अब बोलों का मतलब क्या होता है? बोलों का मतलब होता है अलग तरह के शब्द। तो जैसे आप अपने सेंटेंसेस बनाते हैं ना, वैसे ही हमारे बोल होते हैं, सिलेबल्स, जो तबले से या नृत्य के बोल माने जाते हैं या पखावज के या फिर प्रमलु होते हैं। तो एक बार हम बोलों के साथ करते हैं। इसके बोल आते हैं 1 2 3 स्टार्ट। ता थई थई त आ थई थई त ता थई थई त आ थई थई त ता। तो इस तरह से हुई हमारी 3 ताल की बेसिक तत्कार। अब जैसा कि हमने पहले बात करी थी कि हम अपने पैरों से निकालते हैं डिफरेंट रिदम पैटर्न्स, तो हमारे पैरों को मारने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। अभी हमने किया कि हमने मारा अपना पूरा पैर। कभी हम करते हैं सिर्फ एड़ी का प्रयोग, जिसे कहा जाता है दिग, या फिर पूरा पैर से त क, या फिर हम मारते हैं इस तरह से एड़ी, या मारा जाता है इस तरह से घिन, या फिर प्रयोग किया जाता है पैर का इस तरह से। तो मैं आपको एक एक तत्कार डिफरेंट पैटर्न्स की दिखाती जाऊंगी। एक और तत्कार होती है जिसमें सिर्फ आधे पैर का प्रयोग किया जाता है। तो मैं आपको इन पैटर्न्स को दिखाती जाती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा लगे कि ये कितने सारे खूबसूरत रंगों में आपको दिख सकते हैं। चलिए करते हैं। लय कायम करेंगे। ता थई थई त आ थई त ता थई थई त आ थई। दिग जाऊंगी, दी ग, सिर्फ एड़ी का प्रयोग है। ग दी ग दी ग, पूरा पैर नहीं मार रहे, सिर्फ एड़ी मार रहे हैं। दी ग दी ग। अब आधे पैर के साथ धा धी ना धा तू ना 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 त ती त धी की त एड़ी और पूरे पैर का प्रयोग। त की त धी की त की त धी की त, अलग प्रयोग। त की त धी की त घी न त की त धी की त घी न त की त धी की त घी न त की त धी की त, अलग प्रयोग। 1 2 3 4 1 2 3 4 एड़ी। तो इस तरह से हुई चंद तत्कारें जिसमें हमने पैरों को अलग अलग कॉम्बिनेशंस में प्रयोग किया। कभी पूरा पैर, उसके साथ आधा पैर मतलब एड़ी, या फिर स्लिप, या पैर को टेढ़ा मारना, या फिर पैर को खड़ा करके मारना। तो इन्हीं को पिरो के हमारे बनते हैं न्यूमरस रिदम पैटर्न्स। तो ये तो हुई हमारी तत्कार। थोड़ा सा आगे चलते हैं और करते हैं बात तोड़े और टुकड़ों की। अब भला ये तोड़े और टुकड़े क्या होते हैं? तो जैसा कि हमने पहले बात करी थी, तोड़े टुकड़ों का अर्थ होता है बोल या वर्ड्स या छोटे छोटे शब्द कह लीजिए। अब ये शब्द हमें कहाँ से मिलते हैं? क्या ये आमतौर की भाषा होती है? जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ हिंदी में या इंग्लिश में, तो वैसे ही हमारी होती है नृत्य की भाषा, और उस नृत्य की भाषा में आते हैं ये अलग अलग बोल।
इस नृत्य की भाषा में होते हैं नृत्य के बोल या नटवरी बोल, तबले के बोल या पखावज के बोल या झांझ मंजीरे इत्यादि के बोल। तो इन्हीं बोलों की कॉम्बिनेशंस से बनते हैं हमारे तोड़े और टुकड़े। इन्हीं के साथ साथ होते हैं पखावज के बोल भी, जिन्हें कहा जाता है परण। और पखावज क्या होती है बच्चों? अगर आपने कभी देखा हो तो इस तरह का बाज होता है, जैसे ढोलक होती है उससे थोड़ा सा बड़ा, और दोनों हाथों से बजाया जाता है, जिसका साउंड बहुत डीप होता है। तबला तो खैर हमारे पास है, पर पखावज हम आपको उसके बारे में ज़रूर बताएंगे। तो इन्हीं सब के बोलों से, इन्हीं सब बोलों से बनते हैं तोड़े, टुकड़े, परण, प्रमलू इत्यादि। तो आज मैं आपको एक बहुत बेसिक सा टुकड़ा, तोड़ा कहा जाता है उसको, मैं आपको दिखाती हूँ। टुकड़ा होता है तोड़े का ही एक छोटा सा पोर्शन। ओके, तो हम आज आपको दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं एक छोटा सा तोड़ा, जो बेसिक तोड़ा है कथक का। तो हम इसको लेते हैं धा दिन धन धा दिन धा दिन दिन धा दिन दिन धा। हमने ये क्या किया है, तो 3 ताल ही, लेकिन इसकी स्पीड बढ़ा ली। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। तो इस तरह से हमने अपनी 3 ताल बांधी अपने तोड़े के लिए। तोड़ा है तत 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 दिग धा दिग दिग थई, तत 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 दिग धा दिग दिग थई, तत 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 दिग धा दिग दिग थई, दिग धा दिग दिग थई, दिग धा दिग दिग थई, दिग धा दिग दिग थई। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंग, मतलब हाथों पैरों का और मेरे शरीर को किस तरह से हम इस रिदमिक पैटर्न को निभाएंगे। जब भी हम तिगधा दिग दिग थई की बात करते हैं बच्चों, तो उसमें अक्सर मूल तौर पर चक्कर काटा जाता है। और जैसा कि हमने पहले बात करी थी, कथक में क्या क्या प्रमुख चीज़ें हैं। सबसे पहले सीधा खड़ा रहते हैं, फिर करते हैं तत्कार, जो मैंने अभी आपको बताया, और तीसरा प्रमुख चीज़ है हमारे चक्कर। तो अब मैं इस तोड़े को आप लोगों को करके दिखाती हूँ। चलिए, हाथ इस तरह से रखे जाते हैं, अराल हस्त बोलते हैं इसे, और हम इसको इस तरह से प्लेस करते हैं। ये हमारे कथक की मेन पोजीशन है। ऑलराइट, चलिए 1 2 3 start धा थई थई तत आ थई थई तत 9 12 13 14 15 7 तत 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 दिग धा दिग दिग थई, तत 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 दिग धा दिग दिग थई, तत 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 दिग धा दिग दिग थई, दिग धा दिग दिग थई, दिग धा दिग दिग थई, दिग धा दिग दिग थई। तो इस तरह से होता है हमारा तोड़ा। इन तोड़ों में कई पैटर्न्स बनते हैं। कुछ हमने अभी सीधे हाथ करे, कई बार हमारे हाथ इस साइड्स में जाने के बजाय इस तरह से भी जाते हैं, दिस मीन्स डायगोनल, या फिर इस तरह से कलास का प्रयोग होता है, या इस तरह से मुड़न होती है हाथों की। इन्हीं सब कॉम्बिनेशंस में हमारा कथक समाया हुआ है। कथक में अक्सर आप देखेंगे कि और शास्त्रीय नृत्यों की तुलना में ज़्यादा बॉडी की लचक रहती है। ऐसा कह लीजिए कि कथक में जो ग्रेस होता है वो आता है हमारे टॉर्सो के प्रयोग से, विच मीन्स हमारे धड़ के प्रयोग से, और कलास के प्रयोग से, मतलब कलाइयों का प्रयोग। तो एक सिंपल उदाहरण देती हूँ, जैसे कि अगर मैं एक कथक का बेसिक मूवमेंट कर रही हूँ, उसमें कलास का प्रयोग नहीं करने से और कलास का प्रयोग करने से क्या फ़र्क पड़ता है।
अगर मैं कर रही हूँ 1 2 3 4 5 6, इसमें क्लास का प्रयोग नहीं है, सीधा सीधा है 13 14। अब क्लास का प्रयोग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2। धड़ का प्रयोग 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। तो आपने देखा फर्क? अगर सीधा करूंगी, मुड़ूंगी, अपना शरीर को बेंड्स नहीं दूंगी, तो इतनी खूबसूरती नहीं आ सकती। इसीलिए कथक में कलास मतलब कलाई या रिस्ट का प्रयोग और हमारे धड़ का, टॉर्सो का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो अब चलते हैं कवित की तरफ। कवित का अर्थ है कविता और नृत्य के बोल। तो जब हम इन दोनों को मिला देते हैं ना, तो हमारा बन जाता है कवित। आपको जानकर आश्चर्य होगा बच्चों कि जो रैप म्यूजिक आप आज सुनते हैं और सोचते हैं कि ये बाहर के कंट्रीज ने हमको दिया है, नहीं, एक्चुअली ये रैप म्यूजिक या जिसे हम कवित कह रहे हैं, हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत 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 साल पहले ही लिखा जा चुका था। और ये जो कवित होते थे, ये अक्सर राधा, कृष्ण, शिव, गणपति पर आधारित रहते थे। हालांकि कुछ परण या कवित दुर्गा या हनुमान जी पर भी लिखे गए हैं, और नायिकाओं पर, नायिका भेद मतलब अलग अलग कैरेक्टर की औरतें, उनके ऊपर भी लिखे गए हैं। लेकिन हम मुख्य तौर पर राधा और कृष्ण के कवित ही अक्सर देखते हैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ एक बहुत सुंदर सा कवित जिसमें वर्णन है श्री कृष्ण का। कृष्ण जी को तो सभी जानते हैं, और साथ साथ वर्णन है हमारी प्यारी, उनकी प्यारी राधिका मतलब राधा का। तो हमारा कवित इस तरह से जाता है। धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा। तीन ताल ही है। धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा। शीश मुकुट बंसी मुख बाजे, चपल नैन कुंडल झलके, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मंद मंद माधुरी मुस्के, तत्तथै तत्तथै तथै तथै तत्तथै तत्तथै तथै तथै तत्तथै तत्तथै तथै तथै। तो इसमें क्या वर्णन है? शीश मुकुट बंसी मुख बाजे, मतलब कि जिनके शीश पर अर्थात जिनके सर पर मुकुट है, इस तरह से हम दिखाएंगे मुकुट, और जिनके अधरों पर माने उनके मुंह पर या लिप्स पर कह लीजिए बांसुरी रहती है, तो शीश मुकुट बंसी मुख बाजे। बंसी अपने मुंह से वो फूंक रहे हैं, खूबसूरत सी ताने निकाल रहे हैं। चपल नैन, जिनके नैनों पर, नैनों में चपलता है या कह लीजिए हल्की सी शरारत है, तो चपल नैन हम कैसे दिखाएंगे? चपल नैन और कुंडल छलके, जो उन्होंने कुंडल पहने हैं, जैसे हमने इयररिंग्स पहने हैं, वैसे ही खूबसूरत से कुंडल हमारे कृष्ण भी पहनते हैं। तो चपल नैन कुंडल छलके, मोर मुकुट, तो उनके जो मुकुट उन्होंने शीश पर पहना है, उसमें रखा हुआ है एक मोर पंख। बच्चों, जब हम अपने हस्तकों को इस तरह से बनाते हैं, इसका मतलब मेरी अनामिका उंगली, जिसे हम रिंग फिंगर कहते हैं, उसके साथ जब मैं अपनी अंगुष्ठा यानी थंब को या अंगूठे को मिलाती हूँ, तो ये बनता है मयूर हस्त। और जब हम इसको इस तरह से दिखाते हैं, इसका अर्थ है कि मयूर का पंख कृष्ण के मुकुट पर लगा हुआ है। तो मोर मुकुट
पीतांबर सोहे, इसका मतलब ये कि पीले वस्त्र धारण करे हुए हमारे कृष्ण हैं। ओके, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, और मंद मंद, मन ही मन में कौन मुस्कुरा रहे हैं उनको देखकर? माधुरी मुस्के। इसका मतलब उनके इस खूबसूरत जो उनका पूरा अटायर है, उनके खूबसूरत जो कृष्ण हमें दिखाई दे रहे हैं, उनको देखकर मन ही मन जो राधा हैं, जिन्हें हम माधुरी भी बोल रहे हैं, वो मन ही मन अपने मन में उनको देखकर बहुत ही प्रसन्न हो रही हैं। तो ये कवित अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। 2, 3। शीश मुकुट बनसी मुख बाजे, चपल नैन कुंडल छलके, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मंद मंद माधुरी मुस्के। ततथै ततथै तथै तथै ततथै ततथै तथै तथै ततथै ततथै तथै तथै। तो इस तरह से है हमारा ये सुंदर सा कवित। अब पहले पार्ट में तो हमने लगाया सारा पोइट्री या कविता, और दूसरे पार्ट में हमने लगाए नृत्य के बोल, जहां हम कर रहे हैं तत्तथै तत्तथै तथै तथै तत्तथै तत्तथै तथै तथै तत्तथै तत्तथै तथै तथै। यहाँ पर ये जानकारी भी जरूरी है बच्चों कि कथक में बहुत हद तक जो नृत्य के बोल हम कहते हैं वो है नटवरी बोल, और नटवर नागर किसे कहा जाता है? कृष्ण को कहा जाता है। तो नटवरी बोल वो हैं जो कृष्ण के पैरों से निकले जब उन्होंने कालिया नाग, जो कालिया नाग की कहानी आप जरूर जानते होंगे, विशाल कालिया नाग को जब कृष्ण ने लड़ाई में परास्त किया था या हराया था, उसके बाद उनके फन पर कृष्ण ने अपना नृत्य किया। वो नृत्य को नटवरी बोला जाता है, और कुछ लोग उसे कृष्ण तांडव से भी संबोधित करते हैं। तांडव वैसे तो शिव ने ही नाचा है, लेकिन कृष्ण तांडव इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें भी कृष्ण गुस्से में भी थे, मतलब रौद्र रस भी था, और दूसरी तरफ वीर रस था, मतलब जीत की खुशी। तो जब रौद्र और वीर रस दोनों सम्मिलित होते हैं तो तांडव का रूप बनता है, या वो तांडव को इंडिकेट करता है। तो इसीलिए कृष्ण तांडव के समय, नटवरी नृत्य के समय, कृष्ण के पैरों से जो बोल निकले वो थे तत् थो ना दिग दिग, और इन्हीं शब्दों को कहा गया नटवरी बोल, जिनका सम्मिलन, जिनको मैंने अभी यूज किया अपने कवित्व में। तो ये था हमारा खूबसूरत सा कवित्व। एक और चीज होती है हमारे कथक में, जिसे कहा जाता है गत भाव। वैसे तो गत निकास भी है और गत भाव भी है। अब अगर हम इन शब्दों का मतलब समझें तो क्या मतलब निकलता है? गत और भाव। जो गत शब्द निकला है वो मानते हैं कि वो निकला गति से, अर्थात स्पीड। गति का मतलब होता है स्पीड। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि गत शब्द निकला गतका से। गतका जो है वो पंजाब में किया जाता है और उसमें स्पिन्स लिए जाते हैं, जोर की घुमा जाता है और तलवार से डांस किया जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि वो गतका वहाँ से निकला, और कुछ लोग मानते हैं कि गत का शब्द निकला गति से, यानी स्पीड से। दोनों ही सही हैं। और इसके साथ साथ हमारा शब्द आया भाव। भाव का अर्थ तो सभी समझते हैं। भाव का अर्थ होता है हमारी अभिव्यक्ति, हमारे एक्सप्रेशंस, हमारे इमोशंस।
तो जब हम पलटा लेकर या सर्कल लेकर एक स्टोरी को व्यक्त करते हैं तो उसे कहा जाता है गद्य भाव। तो आज मैं आपको बहुत प्यारी सी छोटी सी स्टोरी करके दिखाऊंगी। और जैसा मैंने आपको बताया बच्चों, कथक डांसर्स एक्चुअली स्वयं गाते हैं, तो हम आपको पहले उसको थोड़ा सा गा के बताएंगे और फिर जो भी हम कर रहे होंगे ना, हम आपको साथ साथ बताते जाएंगे। थोड़ा सा ब्रीफिंग दे देती हूँ इस कहानी के बारे में। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि कृष्ण जी के समय सारी जो औरतें होती थी वो पानी भरने के लिए कहाँ जाती थी? नदी पर। उस समय घर में तो टैप्स होते नहीं थे कि नलका खोला और आराम से सब कुछ हो गया। उस समय औरतों को, घर की औरतों को दूर जाकर यमुना नदी पर जाकर पानी भरना पड़ता था और बड़े बड़े मटके पानी भरने जाती थी और वहीं पर अपना स्नान वगैरह भी करती थी। तो आज उसी की एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको करके दिखाऊंगी गद्य भाव के माध्यम से। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होती है। ये शब्द है भरन जात जमुना के घाट जले ठाट सोने कसी कामनिया रे। भरन जात जमुना के घाट जले ठाट सोने कसी कामनिया रे। इसका मतलब क्या है? जल भरने के लिए जो औरतें हैं वो जा रही हैं भरन जात जमुना के घाट। किसके घाट पर? जमुना जी के घाट पर जा रही हैं। और कैसे निकली? ठाट से निकली, सुंदर तरीके से निकली। और कामिनियाँ मतलब लड़कियाँ, खूबसूरत लड़कियाँ। तो भरन जात जमुना के घाट जले ठाट सोने कसी कामनिया रे। जात जमुना के घाट जले ठाट सोने कसी कामनिया रे। इस तरह से हमने दिखाई एक खूबसूरत सी महिला। अब देखें कि वो अपना मटका कैसे उठाती है। अभी उसने उठाया एक खाली मटका, ठीक है, और बैलेंस आराम से कर पाएगी। घर से निकलने से पहले घर की लगाई कुंडी। तो अब घर से चल पड़ी वो जमुना घाट। भरन जात जमुना के घाट जले ठाट सोने कसी कामनिया रे। अब वो पहुंच गई है जमुना नदी के पास। बहुत सारा पानी। अब और एक दूसरे पर भी पानी डाल रहे हैं, जैसे आप करते हैं ना। अब
बाल गीले हो गए। अब पानी भरने का टाइम आया। अब पानी को लेकर एक मिनट रखकर उसने पहले वही चीज रखी और उसके बाद अपना मटका ध्यान से उठाया। अब वापस घर जा रही है और अब क्योंकि मटका भारी है तो आराम से चलेगी। भरने जात जमुना के घाट जल ठाट सुन कसी कामनिया रे। 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 तो इस तरह से हुआ हमारा गद्य भाव, जहाँ पर हमने दिखाया कि एक लड़की या राधिका कह लीजिए पानी भरने के लिए अपनी सखियों के साथ जाती है। तो ये था हमारा गद्य भाव, जहाँ पर मैंने सबसे पहले लिया था एक पलटा और उसके बाद दिखाई एक औरत और फिर दिखाया कि वो किस तरह से पानी भरने के लिए जमुना नदी पर जाती है। तो बच्चों, ये थी हमारी एक कथक की क्लास विरसा इंडिया के थ्रू। आप लोगों के लिए बहुत सुविधा है क्योंकि आप घर बैठे ही इन सब विधाओं को सीख सकते हैं और इनका भरपूर आनंद उठा सकते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि विरसा इंडिया को आप लोग ज़रूर फॉलो करें और इसके साथ साथ कथक, जैसे आज आपने देखा, हमारे पास भारत के कई शास्त्रीय नृत्यों के भी वीडियोज़ हैं और वो सिखाने के लिए भी हमारे पास बहुत ही योग्य गुरु हैं। तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि विरसा इंडिया को फॉलो कीजिए और हमारे वीडियोस को लगातार देखिए, क्योंकि ये सबसे इजी माध्यम है, डिजिटल माध्यम। तो इसी के साथ मैं आज आपकी कथक क्लास वाइंड अप करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब हमारे साथ हमारे इस परिवार में जुड़ेंगे। नमस्कार।